हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और पहले वीडियो पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 19 दिसंबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। हम पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं आपने न्यूज़ अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। फिर हम आज के क्वेश्चंस और न्यूज़ देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गृह। गृह के बारे में कौन सा कथन सही आपको बताना है। द थीम ऑफ 12th गृह समिट इज रिजुविनेटिंग रिजिलिएंट हैबिटेट्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट है इसको तेरी के द्वारा डेवलप किया गया है। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो हाल ही में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उनके द्वारा 12th गृह समिट को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया और ये 15 से 16 दिसंबर के बीच में कंडक्ट किया गया। इसके चलते उन्होंने एक शाश्वत नाम की मैगजीन और 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स नाम की एक बुक जो है वो रिलीज की है। इसके अलावा जो गृह समिट है, तो ये गृह की फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, और इसको तेरी के द्वारा डेवलप किया गया है। और जो भी ग्रीन बिल्डिंग होती है उनके लिए एक नेशनल रेटिंग सिस्टम की तरह ये है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैज बीन कमीशनड एट गोवा। गोवा में कौन सा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है कमीशन हुआ है? सम्राट, सचेत, सुदर्शनी और सुजीत। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुजीत। तो हाल ही में सुजीत नाम का एक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है कमीशन हुआ है, जो 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनने थे, उनमें से ये दूसरा है। और ये जो है जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है वहां पर ही इसको लगाया जाएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगर अनक्लॉज की हम बात करें यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, तो इसके अकॉर्डिंग ईईजेड एक ऐसा क्षेत्र है जो कोस्ट लाइन से, किसी भी कंट्री की जो कोस्ट लाइन है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स के आसपास का एरिया होता है, और यहाँ पे उस कंट्री का एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, जैसे कि वहाँ पर जो भी लिविंग या नॉन लिविंग क्रीचर्स अगर वहाँ रहते हैं तो उनके मैनेजमेंट में, उनके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, और जो भी मटेरियल्स हैं वहाँ पे मेटल्स वगैरह, उनकी एक्सप्लॉयटेशन ये कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंट्री का पूरा एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द रीओपनिंग ऑफ चिल्हाटी हल्दीबाड़ी लिंक विल एनहांस इंडियाज कनेक्टिविटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को फिर से खोलने से भारत की कनेक्टिविटी किस देश के साथ बढ़ जाएगी? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत ने ये 55 सालों बाद में ये रेल लिंक खोला है। पहले तो यहाँ पर जो है ट्रेड किया जाएगा, उसके बाद ही जो पीपल टू पीपल मूवमेंट है वो स्टार्ट किया जाएगा बाद में। और हल्दीबाड़ी जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ये वेस्ट बंगाल में है। और जो चिल्हाटी है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये बांग्लादेश में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये दोनों रीजन्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इसरो ने अब एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 लॉन्च की है, और ये PSLV की कौन सी फ्लाइट है? इसरो ने PSLV की डैश उड़ान के माध्यम से संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च किया है। तो हाल ही में इसरो ने CMS-01 को लॉन्च किया है PSLV से यूज करके। तो PSLV की कौन सी फ्लाइट है ये? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 52nd फ्लाइट है PSLV की। और अगर हम एक्सेल वेरिएंट की हम बात करें, PSLV एक्सेल वेरिएंट की, तो PSLV एक्सेल वेरिएंट का ये जो है 22nd फ्लाइट है। और ये श्री हरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया गया, और वहां से लॉन्च किए जाने वाला ये 77th मिशन था। इसका जो मिशन लाइफ है ये 7 years का है, और ये कम्युनिकेशन जो है प्रोवाइड करेगा सी बैंड फ्रीक्वेंसी में। Next is Government of India has signed a pact with Dash to protect the poor and vulnerable from the impact of COVID-19. भारत सरकार ने गरीब और कमजोर लोगों को कोविड-19 के प्रभाव से बचाने के लिए डैश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो किसके साथ साइन किया गया है पैक्ट?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक $400 मिलियन का जो है यहाँ पर एक पैक्ट साइन किया गया है, ताकि जो पुअर और वल्नरेबल पीपल हैं उनको कोविड-19 के इम्पैक्ट से बचाया जा सके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द किसान कल्याण मिशन फॉर डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। किसानों की आय को दुगना करने के लिए कौन से स्टेट ने किसान कल्याण मिशन जो है वो शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड हरियाणा। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग बिल्ड ऑन विच रिवर। दुनिया में सबसे ऊंचा रेल पुल जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया जा रहा है? चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी या फिर झेलम नदी। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है ये? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, तो चेनाब नदी पर जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है ये बनाया जा रहा है, और इसकी जो हाइट है वो 359 मीटर्स के आसपास है, जो कि एफिल टावर से भी 30 मीटर ज़्यादा है, तो इसीलिए हाईएस्ट रेल ब्रिज होगा। और ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट आर्क शेप ब्रिज होगा वर्ल्ड का, और ये इसका जो लाइफ स्पैन है ये 120 ईयर्स का, 120 वर्ष तक ये चलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2020। किसने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो सेल को जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है इन द स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर में इनको ये मिला है, और पिछले 2 वर्षों से लगातार वो ये अवार्ड को जीत रहे हैं। ओएनजीसी को भी ये अवार्ड मिला है, उनको मिला है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। ठीक है, पर्यावरण का जो अवार्ड है वो उनको दिया गया है, क्योंकि रोबस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए उनकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज अनाउंस्ड इट्स कैंडिडेचर टू होस्ट द डैश। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने डैश की मेजबानी के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। 2023 AFC एशियन कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, 2027 AFC एशियन कप एंड नन ऑफ द अबव। तो किस एशियन कप के लिए उन्होंने बिडिंग की है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2027 AFC एशियन कप। 2023 का जो AFC एशियन कप है इसको चाइना होस्ट करेगा। ठीक है, और जो फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप है इसको भारत होस्ट करेगा, और साथ ही विमेन का जो एशियन कप है AFC विमेन एशियन कप उसको 2022 में वो भी इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा, और जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है 2017 में इसको भी भारत के द्वारा होस्ट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द 3 गेस्ट नेशंस इन्वाइटेड टू G7 समिट नेक्स्ट ईयर। अगले साल G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित 3 अतिथि राष्ट्रों में से कौन सा नहीं है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड जापान। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जापान, क्योंकि जापान जो है वो G7 का मेंबर ऑलरेडी है, और जो 3 गेस्ट नेशंस है उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया शामिल है। G7 समिट 2021 में होगा और इसको यूके होस्ट करेगा। इससे पहले यूएस जो था ये इसका चेयर था। G7 जो है ये ग्रुप ऑफ 7 है, और इसमें फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, जर्मनी, यूएसए और यूके शामिल हैं, और इस ग्रुप को एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। इन 3 गेस्ट नेशंस को शायद इसमें इंक्लूड किया जाए, तो फिर इसका नया नाम D10 बन जाएगा, यानी कि 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ये एक जुट बन जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन इंडिया। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का दूसरे सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है और उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पे है चीनी उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, हमने प्रीवियस डे की जो क्वेश्चंस एंड न्यूज वो रिवाइज कर ली है, अब हम करंट डे के देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सो 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ताकि प्रवासी के जो अधिकार है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। जैसे कि कुछ माइग्रेंट्स हैं जैसे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं,
सो उसमें सबसे जो ज़्यादा है म्यांमार के अभी रोहिंग्यास का चल रहा है, रोहिंग्यास का, जो कि एथनिक माइनॉरिटीज़ है म्यांमार में। सो माइग्रेंट्स के राइट के बारे में बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को एज द एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्टिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, ये अडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1990 में, इसी दिन में 18 दिसंबर 1990। तो इसकी एनिवर्सरी के फॉर्म में भी इसको मनाया जाता है। अच्छा, 4 दिसंबर 2000 में यूएन जनरल असेंबली ने 18 दिसंबर को कहा था कि हम जो है 18 दिसंबर को एज द इंटरनेशनल माइग्रेशन डे बनाएंगे। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2020 का थीम है रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी, मानव गतिशीलता को फिर से संगठित करना इसका थीम है। और इस साल का जो माइग्रेंट्स डे है, ये माइग्रेंट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है कोविड-19 से। इस बार की जो भी थीम रही है ज़्यादातर इंटरनेशनल डेज की, वो कोविड-19 के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था सेट ऑफ कमिटमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स के जो है प्रवासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धताओं को अपनाया था। और ये जो कमिटमेंट है इनको न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन कहा जाता है। सो अगर आपसे पूछे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, तो ये माइग्रेंट से रिलेटेड है। सो माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो यूएन के हिसाब से जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं ये 49% बढ़ गया है सिंस 2000, और कम से कम इसमें से आधे जो माइग्रेंट्स हैं वो महिलाएं हैं। वर्ल्ड में हम बात करें माइग्रेंट्स की तो 31% जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो एशिया में हुए हैं, 26% अमेरिका, 10% अफ्रीका और 30% यूरोप में हुए हैं। सो क्वेश्चन है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस डैश को मनाया जाता है 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 12 जून एंड 18 जुलाई। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 18 दिसंबर। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी राइट्स डे, ये भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये जो भी इंडिया में भी मनाया जाता है और वर्ल्ड वाइड भी मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड ये जो एक स्टेटमेंट ऑन इंडिविजुअल राइट्स बिलोंगिंग टू रीजनल और लिंग्विस्टिक नेशनल एथनिक माइनॉरिटीज़ है, इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 में, और इसीलिए ये वर्ल्ड में मनाया जाता है। और भारत में ये जो भारत की माइनॉरिटीज़ हैं उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और उससे रिलेटेड ये दिन मनाया जाता है। भारत में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इस दिवस को मनाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को 1992 में ही स्टैब्लिश किया था, ताकि जो भी माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उनको संरक्षण किया जा सके, उनको सुरक्षित किया जा सके। भारत के संविधान में आर्टिकल 30 जो है ये 2 तरह की माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है, यानी कि धार्मिक और भाषाई आधार पर ये अल्पसंख्यकों की बात करता है अनुच्छेद 30। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइनॉरिटी राइट्स डे। अच्छा, एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि माइनॉरिटीज की टर्म डिफाइन नहीं की है, माइनॉरिटीज वर्ड मेंशन है, लेकिन माइनॉरिटीज क्या होते हैं इसके बारे में डेफिनेशन संविधान में नहीं है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माइनॉरिटीज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो वर्ड गलत हो जाएगा। अगर ये लिखा जाए कि माइनॉरिटीज जो है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वर्ड, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। निम्न में से कौन सा कथन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के बारे में सही है? इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 18 दिसंबर, ये हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया, ये भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जो है मनाया जाता है। सो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 and 2, दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये सही है। नेक्स्ट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत और नेशनल नारकोटिक्स बोर्ड इंडोनेशिया, दोनों ने मिलकर 4th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कंडक्ट की, और ये मीटिंग 17 दिसंबर को कंक्लूड हुई। इस मीटिंग के दौरान इंडिया ने जो भी इलीगल ड्रग्स की ट्रैफिकिंग का मुद्दा है जो गोल्डन ट्रायंगल के एरिया से आती है, लैंड रूट और मैरीटाइम रूट से, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और इंडिया ने ये भी कहा इंडोनेशिया के साथ वो अपना पूरा कॉपरेशन करेगा ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट फाइट कर सकें।
दोनों कंट्रीज ने ये एग्री किया कि भाई जो ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसको एक्सचेंज किया जाएगा। इसी तरह की जो मीटिंग है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में हाल ही में हुई थी, जिसमें दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था कि वो जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करेंगे। और जो 5th इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है ये 2021 में होगी, ठीक है। और इसी तरह से जो भारत और म्यांमार के बीच में जो ड्रग कंट्रोल कॉपरेशन पे मीटिंग है वो भी 2021 में होगी। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया था गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल ये जो है एक ऐसा रीजन है जिसमें सबसे ज्यादा ड्रग प्रोड्यूस होता है। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न म्यांमार का रीजन, मेनली तो इसमें 3 कंट्रीज का रीजन आता है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, लेकिन कुछ छोटा सा हिस्सा जो है यहाँ पे वियतनाम का भी आता है, नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ वियतनाम। इस रीजन में सबसे ज्यादा ओपियम पॉपी जो है वो पैदा होता है, यानी कि अफीम जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा पैदा होता है। और फिर यहीं से जो इलीगल ट्रैफिकिंग है वो होती है मैरीटाइम और लैंड रूट के जरिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हम बात करें तो 1986 में ये स्टैब्लिश हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। जो भी इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो मामले होते हैं उसको ये देखरेख करता है और जो भी इंटरनेशनल ड्रग लॉज हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करता है। करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? एनसीबी के राकेश अस्थाना है। सो क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया विल होस्ट द 5th इंडोनेशिया बायलैटरल जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल कॉपरेशन इन डैश भारत डैश में मादक पदार्थ नियंत्रण पर 5वीं भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। 2021, 2022, 2023 एंड 2024। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2021। नेक्स्ट इज इंडियाज रैंकिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 ड्रॉप्स बाय 2 प्लेसेस। तो मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की जो रैंकिंग है ये 2 स्थानों से गिर गई है। देखिए, ये जो HDI इंडेक्स है ये 2019 का है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में मेंशन किया हुआ है और इसमें जो इंडेक्स है ये 2019 का है। सो इंडेक्स जो है पहले 2018 की अगर हम बात करें, वर्ष 2019 में जारी HDI 2018 में भारत की जो रैंक थी वो 129 थी और अब गिरकर भारत की रैंक 131 हो गई है। इंडिया की रैंक 189 कंट्रीज में 131st है। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है इसका टाइटल है द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोशीन। तो यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट 2020 का शीर्षक अगले सीमांत मानव विकास और एंथ्रोपोशीन है। तो यहाँ पे एंथ्रोपोशीन यानी कि कहा गया है कि जो ये जो समय चल रहा है इसमें जो मानव जनित जो मतलब एक्टिविटीज है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है, इसके कारण पूरा जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है वो इम्पैक्ट हो रहा है, इसीलिए इस ड्यूरेशन को एंथ्रोपोशीन कहा गया है, इस एरा को ये वर्ड दिया गया है। HDI 2020 इट कवर्स 2019 ओनली, इसमें जो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 है उसको नहीं बताया गया है। HDI 2020 में कहा गया है कि ग्लोबल HDI जो 2020 का होगा ये पहली बार बहुत ज्यादा गिरेगा, 3 दशकों में ऐसा होगा। पहले HDI 1990 से शुरू हुआ है और तब से ऐसा पहली बार होगा कि घटेगा, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 वहां पे इंक्लूड किया जाएगा 2020 का जब HDI आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें तो नॉर्वे ने टॉप किया है, इसकी फर्स्ट रैंक आई है। इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और डेनमार्क है। इंडिया की अगर हम वैल्यू देखें 2019 की तो ये 0.645 है और ये बढ़ी है 50.3% फ्रॉम 0.4292 टू 0.465 बिटवीन 1990 टू 2019। तो अदर इंडिकेटर्स में अगर हम देखें कि 1990 से 2019 में भारत ने क्या प्रोग्रेस किया है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की हम बात करें तो ये 11.8 साल बढ़ी है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की हम बात करें, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष की हम बात करें तो ये 3.5 साल से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की हम बात करें, स्कूली शिक्षा की अपेक्षित साल की बात करें तो ये 4.5 साल से बढ़ा है। और जो GNI है यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति जो GNI है ये 273.9% बढ़ी है।
HDI की हम बात करें तो HDI जो है UNDP के द्वारा एनुअली रिलीज किया जाता है। इसमें 189 कंट्रीज को 3 मेजर इंडिकेटर्स पर मेजर किया जाता है, एसेस किया जाता है। ये 3 इंडिकेटर्स हैं: लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीवन प्रत्याशा; मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के आधार पर यहाँ पे एसेस किया जाता है 189 कंट्रीज को। UNDP की हम बात करें तो UN के ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है ये 1965 में फाउंड किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसके प्रशासक अचिम स्टीनर हैं। और ये जो है कम से कम 177 देशों में काम करता है ताकि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम कर सके। सो क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 रिलीज्ड इन HDR 2020? मानव विकास रिपोर्ट 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? 129, 130, 131 एंड 132। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 131। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस मेड अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। इसको रिव्यू किया गया जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। सो गवर्नमेंट ने हाल ही में NHP के लिए रैंकिंग रिलीज की थी मई 2020 के लिए, जून 2020 में रिलीज की थी। और इस रैंकिंग में केरला ने जो है दूसरी स्थान पाया था इन द ग्राउंड वाटर कैटेगरी। वहीं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को फर्स्ट रैंक मिली थी ग्राउंड वाटर कैटेगरी में। सो ये जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो पूरा 100% जो है ग्रांट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है टू द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो भी इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का। NHP का बजट आउटले जो था 3680 करोड़ रुपीस का था, जो 8 सालों में स्पेंड होना था। ये 2016-17 से शुरू हुआ था और ये 2023-24 तक पूरा चलेगा प्रोजेक्ट। ये एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है, जिसमें वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसका 50% जो है प्रदान करेगा। It aims at making the extent, reliability and accessibility of water resource information better. इसका उद्देश्य है कि भाई जल संसाधनों की जानकारी की सीमा, विश्वसनीयता और पहुंच को बेहतर बनाना है। It also aims to make the capacity of targeted water resource management institutions in India stronger. इसका उद्देश्य भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थाओं की क्षमता को और मजबूत बनाना है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट इज नॉट करेक्ट? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? NHP इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये स्टेटमेंट सही है। NHP इज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट, ये विश्व बैंक की सहायता से प्राप्त परियोजना है, ये स्टेटमेंट भी सही है। NHP डील्स विद एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन, NHP जल संसाधनों की जानकारी की पहुंच से संबंधित है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और NHP जो है 2016-17 में शुरू हुआ था और ये 2021-22 तक चलेगा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो है 2016-17 से स्टार्ट हुआ है और ये 2023-24 तक चलेगा। नेक्स्ट इज भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में एक वर्चुअल समिट हुआ, जिसमें 7 MOUs और एग्रीमेंट्स दोनों कंट्री के बीच में साइन किए गए। इसमें से एक मेन है जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि चिल्हाती हल्दीबाड़ी जो रेल रूट है ये शुरू किया गया है। और पहले ये जो है सामान की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा रेल रूट, उसके बाद पैसेंजर्स यहाँ पे मूव कर सकेंगे। इसके अलावा दोनों कंट्री ने एक फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझ के ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये दोनों जो देश हैं ये इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी बिल्ड कर रहे हैं, ताकि जो हाई स्पीड डीजल है वो सिलीगुड़ी से जो है पर्वतीपुर तक बांग्लादेश में जो है सप्लाई हो सके। ठीक है, तो सिलीगुड़ी कहाँ है? भारत में है, और पर्वतीपुर कहाँ है? बांग्लादेश में। इनके बीच में डीजल का सप्लाई तेजी से हो सके, सो उसके लिए फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है वो विकसित की जा रही है। द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज ऑल्सो साइन। तो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो रूपरेखा है उस पर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। ये 10 साल का एग्रीमेंट है और एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, वाटर ट्रीटमेंट, कल्चरल हेरिटेज, इन सबसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं
यहाँ पर वो जो है इस एग्रीमेंट के अंतर्गत बनाए जाएंगे। बोथ कंट्रीज ऑल्सो साइंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर इंडिया बांग्लादेश सीईओ फोरम। तो दोनों देशों ने भारत बांग्लादेश के सीईओ फोरम ट्रांस बॉर्डर हाथी संरक्षण पर एक प्रोटोकॉल और उपकरणों की आपूर्ति और कचरा और ठोस अपशिष्ट निपटान के सुधार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि एक प्रोटोकॉल जो ट्रांस बॉर्डर एलिफेंट कंजर्वेशन पर है और एक एमओयू जिसमें इक्विपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ गार्बेज और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, इसके बारे में जो है यहाँ पर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने एग्रीकल्चर के फील्ड में साइन किया है एक एमओयू नेशनल म्यूजियम दिल्ली और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल म्यूजियम ढाका के बीच में भी साइन किया गया है। दोनों लीडर्स ने एम्फेसाइज किया है कि जो फ्रेमवर्क्स हैं फॉर इंटरिम एग्रीमेंट ऑन शेयरिंग ऑफ वाटर्स ऑफ 6 जॉइंट रिवर्स अदर देन तीस्ता, इनको जल्दी से कंक्लूड किया जाए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो जॉइंट रिवर्स हैं, जो कंट्री रिवर्स हैं, सो इनमें जो है एक पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए वाटर शेयरिंग के ऊपर। तो तीस्ता के अलावा उन्होंने बोला कि बाकी जो रिवर्स हैं उन पर भी फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए, जैसे मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमती, धारला एंड दूध कुमार। तो ये सारी नदियों के नाम हैं। इसके अलावा दोनों लीडर्स ने जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग्स के लिए भी एग्रीमेंट किया है, कहा है कि इसके लिए प्लानिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना और भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। सो क्वेश्चन है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इज बीइंग बिल्ट टू सप्लाई हाई स्पीड डीजल फ्रॉम डैश इन इंडिया टू परबतीपुर इन बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत में डैश से बांग्लादेश के परबतीपुर तक उच्च गति डीजल की आपूर्ति के लिए बनाई जा रही है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी एंड असनसोल। सो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। The correct answer is option C, that is Siliguri. Next is 35th इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज जो है, ये भारत की जो नेवी है और जो इंडोनेशियन नेवी है इनके बीच में 17 से लेकर 18 दिसंबर में कैरी आउट हुई। और जो इंडिया और इंडोनेशियन नेवीज हैं ये कॉर्पेट को कंडक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद देयर इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर बाउंड्री लाइन सिंस 2002 से दोनों कंट्रीज जो हैं, दोनों कंट्रीज की जो नेवी है इस कॉर्पेट को कंडक्ट कर रही हैं। पीएटाई मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवल शिप कुलिश जो है, जो कि एक इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट है, ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट किए। इंडोनेशिया की हम बात करें तो ये कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं इंडोनेशिया की। इसकी कैपिटल जकार्ता है और प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। इसकी करेंसी इंडोनेशिया रुपया है और इसमें 17,000 आइलैंड से भी ज़्यादा है, जिसमें सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, सुलावेसी है और न्यू गिनिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सुमात्रा, जावा, ठीक है, और सुलावेसी, न्यू गिनिया, ये सभी जो है इंडोनेशिया में जो मेजर आइलैंड्स हैं। सो क्वेश्चन है, इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज आर कंडक्टिंग इंडो कॉर्पेट सिंस डैश। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं डैश के बाद से इंडो कॉर्पेट का संचालन कर रही है। 2002, 2015, 2012 एंड 2019। सो कब से ये कंडक्ट कर रही है कॉर्पेट? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है यानी कि 2002। शशि शेखर वेम्पति जो है इनको इलेक्ट कर लिया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। शशि शेखर वेम्पति जो है ये करेंटली प्रसार भारती के सीईओ हैं और ये एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन 3 साल के लिए इलेक्ट कर लिए गए हैं। प्रसार भारती की हम बात करें तो 1997 में फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये एक स्टैट्यूटरी वैधानिक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। ये लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है भारत की। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की बात करें तो ये 1964 में स्टैब्लिश हुआ था और 57 कंट्रीज से इसमें 286 मेंबर्स हैं। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है। ये एक फोरम है जो प्रमोट करती है जितने भी एशिया पैसिफिक रीजन में जो ब्रॉडकास्टर्स रहते हैं उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, सामूहिक हित को बढ़ावा देती है।
इसके हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया में लोकेटेड है और करेंटली इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो डॉक्टर जावेद मुतागी हैं। सो क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद कुमार मिश्रा, शशि शेखर वेम्पति, हर्षवर्धन श्रृंगला एंड अजय कुमार भल्ला। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि योगासना को प्रमोट किया जाएगा और इसी के लिए योगासना को एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट जो है रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। इसको एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में जो है रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो अब जो भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे या फिर जो और भी गेम्स होंगे जो कंडक्ट किए जाएंगे उसमें योगासना जो है ये एक स्पोर्ट की तरह लिया जाएगा। नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन को अगस्त 2020 में बनाया गया और अब योगासना को एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट प्रमोट करने के लिए इसकी जिम्मेदारी होगी। नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने के तौर पर जो है रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और ये योगा के बारे में, उसके फायदे के बारे में, कैसे ये लोगों को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा उसके बारे में ये जो है जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है ये 2019 में बनाया गया था ताकि योगा को एज अ स्पोर्ट डेवलप किया जा सके। करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो है योगासन को प्रमोट कर रहे हैं एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट अराउंड द वर्ल्ड। योगा की हम बात करें तो ये एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। एंशिएंट फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो भारत में ओरिजिनेट हुई थी और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड डैश एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। हाल ही में सरकार ने डैश को एक प्रतिस्पर्धी खेल माना है। मेडिटेशन, योगासना, हाइकिंग एंड फिशिंग। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि योगासन। और इसी से कुछ जुड़ा एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ थी जिसमें अभी हमने बात की थी ब्रेक डांसिंग की। तो ब्रेक डांसिंग को भी एज अ मेडल इवेंट जो है इंक्लूड कर लिया गया है और 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स होगा उसमें ये अपना डेब्यू करेगा। नेक्स्ट स्पेस एंड आईटी से न्यूज़ है। चाइना का जो चेंगे 5 लूनर मिशन है जो मून से सैंपल्स कलेक्ट करके लेकर आ रहा था वो फाइनली जो है पृथ्वी पर लौट आया है। ये 2 kg सैंपल्स लेकर आया है रॉक एंड डेब्रिस का मून से और इसका जो प्रोब था उसने कलेक्ट किया था चेंगे 5 प्रोब ने और फिर उसके बाद जो है ये ऑर्बिटर के साथ जुड़कर और फिर वहाँ पे सैंपल्स ट्रांसफर किए, फिर ऑर्बिटर से सेपरेट हो गया प्रोब और ऑर्बिटर जो है वो जो है अर्थ पे रिटर्न कर गया है। और आफ्टर 44 ईयर्स 44 साल बाद ऐसा हुआ है कि चंद्रमा से जो नमूने हैं वो पृथ्वी पर लाए गए हैं। चाइना अब तीसरा देश बन गया है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया जो मून सैंपल्स अर्थ पर वापस लेकर आया है। लास्ट टाइम जो मून सैंपल्स थे वो रशिया 1976 में लेकर आया था। उस टाइम पे ये सोवियत यूनियन था, ठीक है। और अपोलो प्रोग्राम जो है यूएस का, ये पहले जियोलॉजिक सैंपल जो है मून से अर्थ पर लेकर आया था। इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ऑन द मून। तो चंद्रयान 3 जो है ये जल्दी लॉन्च किया जाएगा ताकि चंद्रमा पर पानी और खनिजों की खोज जो है वो की जा सके। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये नेशनल स्पेस एजेंसी है चाइना की और जो भी स्पेस एक्टिविटीज है चाइना में उसको ये प्लानिंग और डेवलपमेंट उसका देखता है। ये जैसे भारत में इसरो है और यूएस में नासा है, कनाडा में कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, जापान में जैक्सा है। क्वेश्चन है, डैश हैज बिकम द थर्ड नेशन टू ब्रिंग मून सैंपल्स टू अर्थ। डैश चांद के नमूनों को पृथ्वी पर लाने वाला तीसरा राष्ट्र बन गया है। रशिया, इंडिया, चाइना एंड फ्रांस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। इजी क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चाइना। ये नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आज बहुत रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स हो गई हैं। इंडिया की रैंक आई है 111th इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो भारत को 111वीं पोजीशन मिली है अमंग 162 कंट्रीज इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020।
पिछले साल जो भारत की रैंकिंग थी 2019 में 94 थी और अब 17 जो स्पॉट है वो भारत की रैंकिंग गिर चुकी है। इंडिया की रैंक जो है 110 है पर्सनल फ्रीडम कैटेगरी में और 105 है इकोनॉमिक फ्रीडम कैटेगरी में। इंडिया का जो पूरा स्कोर है 10 में से वो 6.43 आया है और पर्सनल फ्रीडम में 6.3 रहा है, 6.56 इकोनॉमिक फ्रीडम में रहा है। टॉप 3 पोजीशन स्पेस में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग रहे हैं और सबसे बेकार रैंक, लास्ट रैंक सीरिया की रही है इसमें। यूएस और यूके 17वीं पोजीशन पे रहे हैं और चाइना की पोजीशन 129 है, बांग्लादेश की 139 पोजीशन है। तो चाइना और बांग्लादेश से तो भारत ऊपर है, लेकिन काफी देशों से ये इसका पुअर परफॉर्मेंस रहा है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की हम बात करें तो ग्लोबल इंडेक्स है जो सिविल, इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम को मापता है और ये कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें टोटल 76 इंडिकेटर्स रहते हैं जो पर्सनल, सिविल और इकोनॉमिक फ्रीडम से संबंधित होते हैं। और ये जो इस ईयर का जो इंडेक्स है ये 2008 से लेकर 2000 डेटा के बेसिस पर बनाया गया है। सो क्वेश्चन है, इंडिया इज रैंक्ड डैश इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। भारत को ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में डैश स्थान मिला है, 115th, 116th, 94th एंड 111th। सो क्या रैंक मिली है भारत को? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 111। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे। सो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।